सो कल हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक। अब एक दो क्वेश्चंस तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, जैसे देखो अभी लोअर, चलो एक दो क्वेश्चन लिखता हूं, सॉल्व, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम दिस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो समझ आता है आप लोगों को क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन। तो अभी मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, बाद में पढ़ाऊंगा यहां मोर देन लगा दूं, लेस देन लगा दूं तो क्या होगा। तो ये तीन इक्वेशन मैंने लिखे हैं, आपको इन तीनों का सॉल्यूशन बताना है मुझे, ट्राई करो। आई होप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में भी चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। डिफरेंस क्या हो रहा है, ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप पढ़े हो, यहां मॉड के साथ आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। अब ऐसे करना है, बताओ क्या सॉल्व करो। हाँ में x की वैल्यू 1 आएगी। ओके चलिए, पहले में x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। दूसरे बताइए। ओके, दूसरे में आप कह रहे हैं प्लस माइनस 1। तीसरे में क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2। क्लोज इंटरवल 1 से ओपन 2। ओके, सब लोग कन्विंस्ड है? सर हम फर्स्ट इक्वेशन का वन बाय वन। हाँ समृद्धि बताइए आप। सर हमने फर्स्ट इक्वेशन का तो निकालना आता है हमको, बाकियों का हमने सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे निकाला है ना। यस, मतलब सीखना है आपको। यस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे सॉल्व करते हुए, तो आपको सीखना है कि इसके होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये मॉड्यूलस एक्स आ गया, यहाँ फ्रैक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, हमें ये सीखना है ना। हाँ सयानी आप बताइए क्या कह रहे थे। सर ये जो सर 3 ये 3 वाला तो हाँ में से तो दिक्कत है सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इसलिए मैं लिखा होता है कि सीख सके। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोग गलती करेंगे, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता होगा, लेकिन लिखने का मतलब ये सीखना है आपको। तो सीखने से पहले आप ट्राई करो अपने हिसाब से, कि आप कोशिश करो कि आपके हिसाब से क्या आंसर आने चाहिए। गलत आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखना है ना। तो आपको सीखना चाहते हो तो आप ट्राई करो, ट्राई करके अपने हिसाब से जिन लोगों को समझ आया उन्होंने आंसर बताए। अब मैं सॉल्व करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा सही है गलत है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आप जैसे प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोशिश करो सॉल्व करने की, क्या कर सकते हो आप। फिर मैं सॉल्व करूंगा तो मैच करो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट जो नहीं पता है वो सीखना है। जैसे पिछले क्लास में बच्चा बोला कि सर जब मॉड आ जाता है तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, या जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है वहां इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, तो हमने इंटीग्रेशन करके दिखाए, ताकि आपको ये लगे कि हाँ आपको कहाँ प्रॉब्लम है, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं अब आएगा तो हम कर लेंगे। सीखना ही तो है ना, तो वही चीज है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो क्या हो गया सर। तो सॉल्व वैसे ही करने हैं, बट आपको बस बाद में इस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे पहला तो बहुत इजी है, आप सब जानते हैं। तो कि पहला तो आप सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है कि जैसे x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है एक्चुअली, है ना। तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स है तो 1 रिपीटेड रूट है, यू कैन से 1 and 1। तो मतलब 1 इज द सॉल्यूशन विथ मल्टीप्लिसिटी 2, मतलब क्वाड्रेटिक के पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे है ना, आपने पता है ना आप लोगों को, 2 रियल सॉल्यूशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, 3 पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो मतलब 1 इज फाइन। अगर आप सिर्फ 1 लिखते हो इट्स ओके। सो 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंस, दिस इक्वेशन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में कहाँ चेंज आएगा, ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको हमने लास्ट टाइम बताया था कि मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों सेम ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दे आर सेम, क्योंकि एक्स कुछ भी रख के देख लो इक्वल ही आएगा,
क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, mod x का स्क्वायर माइनस 2 mod x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे सो mod x माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0, सिंपल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो mod x माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, तो मतलब mod x बराबर 1। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू प्लस माइनस 1, मतलब x की वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों सॉल्यूशन है इसका। सो 1 और माइनस 1 दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करके चेक भी कर सकते हैं। अब हमें सीखना है अब तीसरा। सो द थर्ड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x प्लस 1 इज 0। तो ठीक है, इसको y मान लेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करेंगे तो अब देखना है आपको कि x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है दैट इज 1, है ना। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट x इज 1। तो x ऐसी क्या क्या है जिसके लिए उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो जैसे बताया उन्होंने कि x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, 2 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू है 1 से 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो जो बताया इन लोगों ने सही बताया, ठीक है, देख लीजिए। सो इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है ना, इस वाले इक्वेशन का ये सॉल्यूशन, उसका ये है। सो दिस इज फाइन। सो जस्ट आप अब सीख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बट इट्स नॉट नॉर्मल क्वाड्रेटिक। यहाँ x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, ठीक है। ओके, अभी हमने कल देखा था जो फंक्शंस ना, जैसे हमने फंक्शन में मेनली यहाँ डोमेन और रेंज देखा था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज देखा था। इसमें दूसरी क्लास में यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब लोग डिस्कस किया था। इसमें एक और आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको जरा देखते हैं क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो ये फंक्शन भी हमारा डिफाइन होता है R टू R में, मतलब डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है। सो मेन पर्पस होता है रेंज निकालना, है ना, ये है। इसका जो नोटेशन है इस फंक्शन का, सो वी राइट इट एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये नोटेशन है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। ये नोटेशन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, इसकी मीनिंग ये है। और इसकी मीनिंग क्या है, जहां पे ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एट x। सो ये हमारे पास है। अब मुझे बताना है कि इसमें रेंज क्या आएगा, है ना। सो इसको हम लोग इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे सेट नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है। सो अब मुझे देखो, दिस इज अ फंक्शन डोमेन, कोडोमेन, ये फंक्शन है एक्चुअली। अब मुझे बताना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो रेंज निकालने से पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, जैसे हम अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट एट 0, तो इसके हिसाब से आएगा 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एट 0। 0 और इंटीजर की वैल्यू इंटीजर ही आती है तो 0 ही आ जाएगी। 0.2 पे लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, इतना आएगा। सो यहाँ 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 0.2, सो 0.2 माइनस ये 0 हो जाएगा ना, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट छोटा इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दैट। तो ये आ गया आपके पास 0.2। अच्छा, माइनस 0.2, इसका बताओ आप लोग सोच के, कैलकुलेटर में बताओ जरा। -1। हाँ, फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर। ओके, 0.8 बता रहे हैं, ठीक है आजाद। तो -1.2। ओके, अलग अलग +1 आएगा। +1, अच्छा 0.8 आएगा। ओके, 0.8 आएगा, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहा है लोगों का। तो ये सब सीखने की जरूरत है ना। अब एग्जाम में होगा क्या, पूरा आपने कैलकुलेशन किया, एंड में ऐसा बन गया, तो आपको समझना है कि आंसर क्या आएगा। -0.8 ही होगा, ठीक है।
अब आप समझिए सब लोग। ठीक है, म्यूट कर लो जिनका हो गया ना। नेहा आप म्यूट कर लीजिए, जब आंसर देना हो फिर अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि उससे शोर आता है। ठीक है, देखिए अब मैं सॉल्व करता हूं, जरा समझिए फिर से कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब है ये। सो यहाँ होगा माइनस ऑफ 0.2 माइनस ये आपके पास है। सो माइनस ऑफ 0.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू एट माइनस 0.2। सो ये हो गया माइनस ऑफ 0.2 माइनस। अब आपको ये सीखना है, तो हम लोग कल ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे 0, चलो इधर लिख लो 0 1, इधर -1, तो माइनस 0.2 यहाँ पे होगा, है ना। दिस इज द नंबर माइनस 0.2। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इसके पीछे वाला इंटीजर, यही तो होता है। माइनस 0.2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है, उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर आता है। जैसे 0.1 पे 0 आता है, क्यों? क्योंकि 0.1 का पिछला इंटीजर 0 है। तो माइनस 0.2 या प्लस 0.2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आती? 0। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस 0.2 की वैल्यू आएगी -1। सो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी -1। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो 1 माइनस 0.2, तो ये 0.8 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखो आप। अगर यहां आता है 10 पॉइंट, मान लो चलो 10.7 ले लिया, चलो। सो मुझे इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, नॉट ग्रेटेस्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10.7 ये कितना आएगा? 0.7। हाँ, तो ये सिंपल है, 10.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 10.7, तो ये आ जाएगा 10.7 माइनस 10, जो कि आ जाएगा 0.7। अब आपसे पूछ ले कि माइनस 10.7 का क्या आएगा? 0.3। हाँ, सो बाकी लोग देखिए, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना। तो माइनस 10.7 है, तो सिंपल यही होगा माइनस 10.7 माइनस में इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो माइनस 10.7 का जो पिछला इंटीजर होगा -11 होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ 11। 0.3 आएगा आंसर। जी जी, तो ये 0.3 आएगा। अच्छा, तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, आप कोई भी नंबर ले लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या आएगा? व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 0 to 1। close 0 to 1। हाँ 0 included। हाँ, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, मतलब कभी आंसर 1 नहीं आएगा और 1 से ज्यादा नहीं आएगा। x आप कोई भी रियल नंबर ले लो, डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, रेंज का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y या fx। तो आप x कोई भी रियल नंबर चूज करो, एनी रियल नंबर, fx विल ऑलवेज गिव यू नंबर बिटवीन 0 and 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तो कभी 1 नहीं आएगा। तो ये रेंज है इस फंक्शन का, क्लोज 0 ओपन 1, है ना। आप x कुछ भी लेकर चेक करो, मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ नंबर्स लिख के दिखाए ताकि आपको समझ आए। ठीक है, सो ये फंक्शन R2R है, इसका ये मीनिंग है, यहाँ ये रेंज है। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है मुझे। सो वी हैव टू मेक ग्राफ ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाना है। आइए, सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाना है। सो fx मेरा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मतलब यही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। सो x माइनस, ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, तो आप कुछ आइडिया ले सकते हो, आप तो टेबल बना के देख सकते हो, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर बोलूं आपको कि जैसे हमने x को 0.1 रखा था, आंसर 0.1 ही आएगा। अगर मैं 1.1 भी रख रहा हूं, x की वैल्यू 1.1 रखूंगा तब भी fx की वैल्यू 0.1 ही आएगी।
अगर x को मैं 2.1 रखूंगा तब भी fx की वैल्यू 0.1 ही आएगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, एक्चुअली ये इंटीजर पार्ट को हटा देता है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा वो है, लेकिन उसका डेफिनेशन x माइनस इंटीग्रल पार्ट को हटा रहा है। तो नेगेटिव वाले में आप देखते हैं थोड़ा सा, जैसे माइनस 0.7 है तो उसका आंसर 0.3 आएगा, माइनस 0.3 है तो उसका आंसर 0.7 आ जाएगा, इससे क्योंकि इंटीजर पार्ट उसका -1 उधर है। सो ग्राफ कैसा होगा आप देखिए, जिन लोग आइडिया है। सो जैसे ये 0 है मान लो और ये 1 है, तो x की वैल्यू अगर मैं, चलो यहाँ ये 1 है, सो 0 पे 0 आएगा, 0.1 पे 0.1, सो ये 0 to 1 के बीच में ना, ये तो इसके इक्वल आएगा एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, है ना, एंड इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। एक्चुअली होता क्या है, अगर x 0 से 1 के बीच है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल आता है? हाँ, x के ही इक्वल आ जाएगा। इनफैक्ट मैं 0 को इंक्लूड भी कर दूं तो भी ओके है ना, क्योंकि x अगर 0 से 1 के बीच है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x के ही इक्वल आ जाएगा, तो ये आपका x के ही इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। और ये चीज है। अब जैसे अगर मान लो चलो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, चलो दूसरा पॉइंट लिखता हूं मैं, तो क्या लगता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल आएगा? x minus 1 यस, x माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए अगर आप x को 1.1 रखो तो 1.1 पे आंसर 0.1 आएगा, 1.2 लोगे तो 0.2 आंसर आएगा, 1.3 लोगे 0.3 आंसर आएगा, x को 1.4 लोगे तो आंसर 0.4 आएगा, x को 0.9 लोगे तो x को 1.9 लोगे तो fx का आंसर 0.9 आएगा, जस्ट 1 कम हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राफ बना रहा हूँ यही चीज, जब 0 से 1 में मेरा x है तो ग्राफ जस्ट x चल रहा है, और x माइनस 1 है तो 1 यूनिट पीछे चला जाएगा, तो इसका ग्राफ जो होगा, मान लो ये 2 है तो फिर से 1 रखने पे 0 ही आएगा, तो यहाँ पे फिर से वैसे ही हो जाएगा, ठीक है सेम। फिर जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ इंक्लूड हो रहा है, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर ऐसे ही जैसे मान लो -1 है तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, देखो ध्यान से। सो मतलब कहना ये चाह रहा है x तुम कुछ भी ले लो, fx की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही रहेगी, fx की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही होगी हमेशा, ठीक है। हाँ नवल समझिए, जैसे चलो मैं तुम्हें कुछ टेबल बना कर दिखा देता हूँ, टेबल से आपको इजीली समझ आएगा। ये x और इधर fx मेरा ये है। अब देखो आप ठीक से समझो, जैसे मैं अगर 0 रख रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0, 0.1 पे 0.1, 0.9 पे 0.9, इस तरीके से चेक करो। ये डेफिनेशन है, ये आपने कल पढ़ा था इसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो जैसे x की वैल्यू 0.1 लोगे तो y भी 0.1 आ जाएगा, x को 0.2 तो y भी 0.2, x 0.5 y भी 0.5, x 0.9 y भी 0.9, तो ये सब पॉइंट आ रहा है, जिसको ज्वाइन करोगे तो ग्राफ बन जाएगा। अब दूसरा मान लो x को मैं 1.2 ले लेता हूं तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? सो 0.2 आएगी यहां से, क्योंकि 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.2, 1.2 का ग्रेटेस्ट फंक्शन है 1, तो 1.2 माइनस 1.2 हो गया। सो जब x को मैं 1.2 लूंगा तो y की वैल्यू 0.2 हो गई, ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही तो कहने का मतलब ये है, तुम एक चीज सोचो कि जो x तुम कुछ भी लोगे ना, इस fx की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही आएगी, मतलब हर इंटीजर वैल्यू पे आंसर 0 आएगा। जैसे मान लो f(1), f(2), f(3), f(4), ये तुम्हें पता है ऐसे नहीं दिखेगा, अगर तुम लिख रहे हो तो दिखेगा। तुम लोग बैठे हो अभी, जैसे क्लास जब भी लाइव हो, पेन पेपर लेके बैठो, सामने फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर सामने हो, तुम्हारे हाथ में पेन होने चाहिए, सामने नोटबुक होनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लिख के आंसर बताओ। क्योंकि ऐसे कोई लेट के देख रहा है, कोई कहीं वॉकिंग कर रहा है देख रहा है, तो उससे बहुत कुछ सीखोगे नहीं।
सीखोगे जब आप पूरे अटेंशन के साथ पढ़ोगे तब सीखोगे, लिख के देखोगे तो आपको ज्यादा कैच होगा। जब मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के देखो, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सॉल्व करके देखो, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी क्लास। इस तरह जैसे आपको नहीं पता चल रहा है ग्राफ कैसे बन रहा है, तो आप इस तरह टेबल बना लो। जैसे नॉर्मली आप लोअर क्लास में क्या करते थे, x प्लस वाई बराबर 1 का ग्राफ बनाना था, हम टेबल बनाते थे कि x को 0 रख रहे हैं, y 1 हो गया, y 0 रखा है, x 1 हो गया, पॉइंट लोकेट किए, ड्रॉ कर लिए। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी है, लेकिन ये तो कर्व है, तो पहले इसको आइडिया हो कर्व बनेगा कैसे। तो हमने रेंज निकाला कि ये फंक्शन की वैल्यू 0 to 1 ही होगी, मतलब x तुम कुछ भी लो, fx y की वैल्यू 0 से 1 में होगी। अब ये तुम्हें डिफरेंट पॉइंट देख के आइडिया लगेगा, तो ये हम इसीलिए सिखा रहे थे, आपको आइडिया मिले कि हो क्या रहा है। तो तुम डिफरेंट पॉइंट वैल्यूज निकालो, उसको लोकेट करो ग्राफ पे। जैसे मैं अगर यहाँ रफली ग्राफ बनाऊं, चलो ये 0 है, ये 1 है, तो 0 रखने पे 0 आंसर आएगा, 0.1 पे 0.1, 0.5 पे 0.5, 1 पे फिर 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे गया फिर यहाँ आ गया। अगर मैं 1.1 ले रहा हूँ तो आंसर फिर 0.1 आएगा, 1.2 पे 0.2, 1.5 पे 0.2, फिर से ये ऐसे ही ग्राफ बनाएगा। अब इधर आ जाओ, अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल -1, x को मैं रखूंगा इसमें -1, x को -1 इसमें, तो -1 माइनस ग्रेटर फंक्शन -1 वो 0 हो जाएगा कट के, -1 + 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस, अब इधर से आओ, ये है 0.9, -0.9 पे वैल्यू 0.1 आएगी, -0.8 पे वैल्यू 0.2 आएगी, -0.7 पे 0.3 आएगी, -0.5 पे 0.5 आएगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा, और जब ये 0 तक पहुंचेगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी 0 पे। तो यहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है। तो इस तरह से ग्राफ बन रहा है। जब आपको ग्राफ नहीं दिखे तो आप बहुत सारे पॉइंट लो और एक आइडिया लो कि ग्राफ का कैसे चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज करने से फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये डोमेन रेंज देखा हमने, समझो इसको भाई। नवल समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे वैल्यू पुट करके देखो फंक्शन क्या हो रहा है। ये जो फंक्शन है एक्स की अलग अलग वैल्यूज लेके देखो कि फंक्शन, तुम सोच रहे हो ग्राफ आगे क्यों नहीं गया, तुम ये भी सोच सकते हो आगे क्यों नहीं जा रहा, भी सोच सकते हो ना। तो आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 1.5 रखूंगा, तो x की वैल्यू अगर मैं 1.5 रखूंगा तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 0.5 हो जाएगी। 1.5 माइनस, तो वो 0.5 आ गई, तो x को 1.5 आगे नहीं गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये ग्राफ बना है। तो इधर नहीं जाएगा एक्चुअली, ये चीज है, तो आपको ये समझना पड़ेगा जी। सर ये हमने साइड में लिखा है कि 0 से 1 जब x होगा तो ये वैल्यू x आएगी, 1 से 2 तो x - 1 आएगी। सर इस रिजल्ट को जनरलाइज करके लिख सकते हैं? यस बिल्कुल। जैसे x की वैल्यू अगर 2 से 3 में लिख लीजिए, तो 2 से 3 में क्या होगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक जा रहा है। तो उस केस में जो ये आपके आंसर आएंगे ये x - 2 आ जाएंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, x की वैल्यू k से k + 1 में कर लीजिए, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा वो x - k आ जाएगा, जहां k आपका इंटीजर पॉइंट है, लिख लीजिए। जैसे अगर मैं अगला रख रहा हूं -1 से 0, फॉर एग्जांपल x इज बिटवीन -1 एंड 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, x माइनस, और इस केस में इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, तो ये x + 1 हो जाएगी। तो ओके है ये भी, है ना, क्योंकि मैंने -1 रखा है k को, है ना, तो ठीक है, k को -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला, यस। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब मजा तब आता है जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो अब होता क्या है, जब आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तो देखो 1 वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस, 1 वेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस, 1 वेरिएबल कैलकुलस जो क्लास 11 12th में है वो जैम एंड गेट में भी है, सिलेबस में है। मतलब इनफैक्ट मैं जो बेसिक करा रहा हूँ या अभी जो करा रहा हूँ पार्ट ऑफ सिलेबस भी है। क्योंकि अब मजा क्या आता है जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx वैल्यू मान लीजिए 0 से लेकर 2। अब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, अब ये बताना है मुझे सॉल्व करके, तो दिक्कत होती है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ब्रेक करके ट्राई कीजिए, बताइए ब्रेक करके आंसर क्या आएगा। 0 से 1
1 से 2 1 एक मिनट, अच्छा जो ये पूछ रहे थे कि जनरलाइज कर सकते हैं, वो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा क्या है, x माइनस ये है। तो जब x माइनस ये है तो ये तो इंटीजर ही आएगा। जैसे मैंने कहा 0 से 1 में रख लो तो ये 0 हो गई, 1 से 2 में रख लो तो ये 1 हो गई, 2 से 3 में रख लो x को तो ये 2 हो गई, 3 से 4 में रख लो 3 हो जाएगी। इसलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये तो इंटीजर ही है। हाँ बताओ, फाइनल आंसर बताओ। अभी मैं ऑप्शंस लिखता हूं, मैं सॉल्व करूंगा तो देख लूंगा कैसे होगा, तुम लोग अपने तरीके से सॉल्व करो। और यकीन मानो एक क्वेश्चन 1000 2000 5000 10000 तरीके से हो सकते हैं, तुम अपने तरीके से सॉल्व करो, आंसर सही आएगा। 1.718 इसका आंसर। 1.718 ओके, बाकी लोग 2e minus 1 आ रहा है ओके 2e minus 1 सर। सर 2e minus 1 आ रहा है सर। ओके ओके ठीक है, ये सब 1 minus e square। 1 माइनस ई स्क्वायर। और देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो ये टेस्ट के क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आते तो आप क्या करते? अगर आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते? छोड़ के आते? अगर आप नहीं ट्राई कर रहे हो मतलब आप ये सोचते कि छोड़ के आ जाते? आपको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट लेना है, कुछ ना कुछ स्टैंड लेना है। 2e minus 1 ओके 2e minus 2 2e minus 2 ओके और सर 2e minus 2 सर। ओके सर वो कट कर सर वो 2e minus 2 सर 2 आ रहा है minus 2 आ रहा है। ओके ठीक है, देखो सिंपल है, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट हो तुम इसको ग्रेटेस्ट नियर फंक्शन बना लो, इतना क्या टेंशन लेना है। 0 से, अभी मान लो मैं ऐसा लिख दूं 0 से लेके 2 ही रहने दो, हम तो इसका मीनिंग जानते हैं ना, इसका मीनिंग है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। चलो दो पार्ट में कर लेते हैं, जैसे आप लोग कह रहे थे कि 0 से 1 कर देते हैं और 1 से 2 कर देते हैं। तो e की पावर x में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब x 0 से 1 में अब रहेगा, जब x हमारा 0 से 1 में जब है, 0 से 1 में, तो मुझे पता है कि ये जो बॉक्स x है ये एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर है। कौन सा नंबर है? तो x 0 से 1 में है तो वैल्यू 0 हो जाएगी ये, तो ये 0 हो गई dx। फिर से यहाँ x माइनस, जब x मैंने 1 से 2 के बीच लिया है, 1 से 2 के रेंज में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू या बॉक्स x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 आ जाएगी। अब सॉल्व करना आसान नहीं हो गया, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना। तो 0 से 1 जस्ट ex dx, इसको ब्रेक कर लो, इसको ऐसा लिख सकते हो e की पावर x e की पावर -1 dx 1 से 2। अब इसको सिंपलीफाई करो तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 0 से 1, ये नंबर है, ये तो फिक्स नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो इसको तत्काल बाहर निकाल देते हैं। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x वैल्यू 1 से 2। अब देखो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 1 इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो जब आप सिंपलीफाई करेंगे e की पावर 0 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर -1 2 -1 1, e की पावर -1 e की पावर 0 1, सो 2e -2, है ना। और देखो तुम्हें आंसर इतना ही छोड़ देना है, मैं बताता हूँ e जो है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है, बट अपने मर्जी से तुम कहीं ऐसा नहीं कर सकते कि इसको ये रख दोगे, ये तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। जब तक क्वेश्चन ये ना बोले यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 तब तक तुम मत पुट करो, तुम्हारा आंसर पाई के टर्म में आना चाहिए। जब तक x को e को बोला ना जाए पुट करो 2.7 तब तक मत पुट करो, क्योंकि गलत हो जाएगा। कई बार ऑप्शन रहता है कि योर आंसर इज रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसा, तो फंस जाओगे। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है अभी जो लिखा है, तो अगर तुम डेसिमल में ले आओगे तो तुम्हारा ऑप्शन गलत हो सकता है। कई बार ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि योर आंसर इज व्हाट, किस कैटेगरी में है, तो ये समझना है आपको। तो आंसर इज ठीक है ना। तो जिन लोगों ने किया देखो कहाँ मिस्टेक हुआ, जिन लोगों का आंसर अलग आ रहा था, सुबह सुबह संभालना है आपको थोड़ा सा। तो अब ये सब क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगेगा कि ये यहाँ पे मॉड आ गया तो क्या होगा, कल हम सॉल्व किए थे मॉड आ गया तो क्या होगा।
कल सॉल्व किया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा तो क्या होगा, अभी सॉल्व किया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह क्वेश्चंस में, बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व, ये है। ओके चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने बेसिक फंक्शन देखे। मैं अभी चाहता हूँ आप लोग 11-12 का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर लो, 1-2 महीने में कर लोगे, इजीली कर लोगे, क्योंकि पढ़ रखा है। यहाँ पे एग्जाम नहीं देने के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है, जैसे एक बार कॉन्सेप्ट रिकॉल करने हैं, समझने हैं। ओके तो आगे थोड़े फंक्शंस में अगर और आगे बढ़े हम, तो मेनली फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे 1-1 फंक्शन का, या थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करें, चलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं। सो हम थोड़ा आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, ठीक है। तो आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सिकेंट एक्स या है ना, लास्ट में कोसिकेंट एक्स। तो ये आपके फंक्शंस हो गए। अब मुझे बात करना है इसका डोमेन। सो वी हैव टू, कई बार जरूरत पड़ती है तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट्स डोमेन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो डोमेन का मतलब x की वैल्यू, और हमें बात करना है इसका रेंज। रेंज का मतलब fx की वैल्यू, ठीक है ना। तो fx की वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं और x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सो बताइए जी, तो sin x फंक्शन का डोमेन क्या रहता है? रियल नंबर। ओके रियल नंबर, मतलब sin x is always defined for any real value of x। ये जैसे बेसिक्स में बता रहा हूँ, तो ये पूरा रियल नंबर पे डिफाइंड है, मतलब -∞ से +∞ कुछ भी ले लो, या रियल नंबर लिख सकते हो सीधा। cos x का डोमेन क्या होता है? सेम रियल नंबर। सेम रियल नंबर, ठीक है। और tan x का ऑड मल्टीपल ऑफ x। वो डोमेन है या डोमेन में नहीं है? सर डोमेन में नहीं है सर। हाँ, मतलब ऑल रियल नंबर जिसमें से हम हटा देंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। जैसे यस सर। tan π/2 not defined, tan -π/2 not defined, tan 3π/2 not defined, tan -3π/2 not defined। तो odd multiple of π/2 will not be in the domain of tan because इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और डोमेन का डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। सो इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, माइनस मतलब बाहर निकालो उसको। सो किसको बाहर निकालना है? इस तरह के एंगल्स को। तो x की वैल्यू अगर 2n+1 π/2 टाइप का है, जहां n इंटीजर है, तो ये डोमेन का पार्ट नहीं हो सकता। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट को छोड़ के। cot x डोमेन, मल्टीपल ऑफ पाई। यस, बिकॉज tan जहां जहां 0 है, cot वहां वहां नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि cot x इज 1/tan x। तो tan की वैल्यू जिन एंगल्स पे 0 होती है, उन एंगल्स पे cot नॉट डिफाइंड होगा, और जब cot नॉट डिफाइंड है तो वो x डोमेन में नहीं हो सकता। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन में एक्सेप्ट दोज एंगल्स विच आर मल्टीपल ऑफ पाई, जहां n कोई भी इंटीजर रख के देखो, तो इस तरह के एंगल कभी भी डोमेन में नहीं आएगा इसका, ठीक है। सेकेंड x का डोमेन सेम एज tan x। सेम एज tan x, बिकॉज ऐसे भी सोच सकते हो tan x का साइन अपॉन cos, है ना, तो डिनोमिनेटर में cos है, और cos इन एंगल्स पे 0 आंसर देता है, तो tan इसलिए डिफाइन नहीं है। तो sec भी 1/cos है, और cos जिन एंगल्स पे 0 वैल्यू देता है, उन एंगल्स पे secant डिफाइन नहीं होगा, tan भी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में cos x है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एंगल्स एट विच cos x इज 0। तो cos 0 इन एंगल्स पे cos 0 होता है, cos 90 0, है ना। तो 2n+1 π/2 जब n हमारा इंटीजर है, cosec x
Same as cot x. हाँ, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में cos अपॉन साइन और ये 1 अपॉन साइन, तो cot x और cosec x के डिनोमिनेटर में जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो sin x है, और sin x जिन पॉइंट्स पे जीरो वैल्यू दे रहा है उन पॉइंट पे ना तो cot डिफाइंड होगा और ना ही cosec डिफाइंड होगा। तो मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज एंगल्स जहां पे साइन जीरो हो रहा है n पाई, एक्सेप्ट n पाई जहां n इंटीजर हो सकता है। सो ये तो हो गया आपका डोमेन। डोमेन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। आते हैं रेंज पे। साइन का रेंज क्या है जी? -1 से 1. -1 से 1 क्लोज -1 to 1। cos x का रेंज -1 से -1 to 1। tan x का रेंज 0 to infinity -infinity to infinity. हाँ। सो रेंज मींस व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस, वैल्यूज दैट फंक्शन कैन अटेन। फंक्शन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पे, मतलब x डोमेन में है तो fx की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो सारी वैल्यूज का एक कलेक्शन लेना है, दैट कलेक्शन इज रेंज। तो tan तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, tan 90 प्लस इंफिनिटी, tan -90 माइनस इंफिनिटी, बीच के एंगल पे वैसी वैल्यू है। सो रेंज इज एनी रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कुछ भी वैल्यू आ सकता है tan x का। ओके, cot x, It's a real number. हाँ, again cot x can take any value। secant x -infinity to -1 and 1 to infinity. yes, 0 is not included. -1 से 1 एक्सक्लूड कर दिया आपने r में से ना, यही मतलब है। आपने जीरो तो ऑब्वियसली आउट हो गया, आपने कहा माइनस इंफिनिटी से -1, फिर -1 से इंफिनिटी, है ना। सो -1 से 1 को आउट कर दिया हमने। सी ये जो सेकेंड x है 1 अपॉन cos x है, सो cos x का रेंज क्या है? -1 to 1। तो जब रेसिप्रोकल लोगे तुम -1 से 1, जैसे एग्जांपल के लिए इस बीच में 1/2 है, -1/2 है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो sec x का जो रेंज है दैट विल नेवर लाई बिटवीन -1 and 1, मींस द वैल्यू इज, अब ऐसे हो सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन -1 to 1। दूसरे तरह से लिखूं, सो इन द सेकेंड वे आई कैन राइट इट एज -infinity to -1 union 1 to infinity। I can write this way, they are same thing। oh sorry, this is included, क्योंकि यहाँ subtract किया ना तो यहाँ included है, this is included, है ना। when cos x is 1 sec x is also 1, when cos x is -1 तो sec x is also -1। so -1 and 1 are in the range of both cos and sec because reciprocal self reciprocal है वो। and again same here, right, the same thing here। so do you know any angle where sec x becomes 0? is there any angle where sec x becomes 0 or cosec x becomes 0? is there any angle x or theta where sec theta is 0, cosec theta is 0? no, right, there is no angle। है ना, in fact, है ना, so it can never take value half because when sec x is half cos x will be 2, that is not possible। it can never take value half or minus half like these numbers। so sec x and cosec x will always be either more than 1 or less than -1, it will not be between -1 and 1। so ये just एक आपको आइडिया दिया हमने, that you know already, just मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि during question solving you remember these points कि this is the domain of these functions, this is the range of this function। now come to graph, है ना। so ये functions हैं, तो in general these functions are defined R to R but not always। तो ये domain to codomain हम बात करें, domain to range, codomain you can take R, no problem। okay, let's come to graph। so how do you make graph of sin x? so you know already 0, okay, let's take pi by 2, pi,
3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। दीज आर एक्चुअली, ये सब ग्राफ बनाना पड़ेगा बार बार आपको जब इंटीग्रल कैलकुलस कर रहे होंगे, जब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे उसमें। अभी मैं बताता हूँ कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी अभी हम लोग देखते हैं। सो मैं थोड़ा सा पहले आपको आगे बढ़ता हूँ। जैसे अभी एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स से मिनिमम ऑफ sin x कॉमा cos x, है ना। ये रिसेंटली एग्जाम में आया था 0 to पाई बाई 2, द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एग्जाम गेट में फ्रीक्वेंटली। द सेकंड क्वेश्चन इज, तो इसके पीछे देयर इज नो मच बिग स्टोरी, जस्ट 11th 12th का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है दैट कैन सॉल्व इजीली। जबकि एग्जाम गेट के क्वेश्चंस हैं 0 to पाई बाई 2, मैक्स ऑफ sin x cos x dx, ये सब क्वेश्चन आते हैं। These type of questions are frequently asked in exam. ओके, जिस पे आते हैं बाद में, पहले थोड़े से पढ़ लेते हैं ग्राफ थोड़ा। देखो, सो साइन 0 0, मान लो ये 1 है यहाँ पे और ये -1 है, तो साइन 91, साइन 180 0, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 2 पाई 0। तो ये सब आप जानते हैं। ठीक है, फिर आगे साइन माइनस पाई टू माइनस साइन पाई 0 माइनस पाई 0, साइन 3 पाई बाई 2 +1 एंड दिस इज 0। सो ये, सो दिस यू नो ऑलरेडी। ओके, ये साइन x का ग्राफ है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x, रफली, है ना। सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। अब नाउ यू कैन नोटिस फ्यू थिंग्स हियर कि देखो 0 से 90 डिग्री में साइन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ये मैथ कैलकुलस में भी देख सकते हो, यहाँ भी दिख जाएगा। तो 0 to 90 में साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड 90 to 180 साइन डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। एंड 0 से 1 में वैल्यू लेता है एंड सो ऑन। यहाँ भी देख सकते हो -π/2 से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ डिक्रीजिंग है, ऐसा समझो, इस तरह से ग्राफ है। सो इस तरह से ये तो साइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। सो हम लोग जस्ट थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं। आते हैं cos x पे। cos x में क्या होता है, सेम 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 माइनस पाई -3 π/2 -2 पाई, ठीक। ओके, अब देखो cos 0 1, चलो ये 1 है लेट्स से, एंड दिस इज -1। cos 0 is 1, cos 90 0, cos pi -1, cos 3 π/2 0। एक मिनट, हेलो, यस रुद्राम, यस। सर मैं सीएसआई नेट के बैच के लिए फोन किया था मैंने। हाँ, मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, मेरी 6 से 11 क्लास होती है, मैं 11 के बाद फ्री होऊंगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट करता हूँ आपको। सर 9 से जो बैच स्टार्ट होगा ना, उससे 9 से 11 सर मैंने पेमेंट कर दिया आपको 1000। ठीक है, मैं रिप्लाई करता हूँ। एक्चुअली दूसरे टीचर सर पढ़ा रहे हैं, अभी 2-3 लोग मिलकर हम पढ़ा रहे हैं कोर्स। तो उसकी क्लास अभी 7 to 9 चल रही है। जब मैं क्लास लूंगा तो मैं 9 to 11 लूंगा रात को, साढ़े 9 से 11 होगा ना सर। जी जी बैच 8। हाँ, अभी मैं रिप्लाई करता हूँ, सॉरी। हाँ देखिए, तो यहाँ पे जो cos 0 है वो हमारा 1 है, cos 90 0 था,
cos 2 पाई 1 हो जाता है एंड cos फिर से -90 0 -π/2 -1 cos फिर 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो रफली दिस इज द ग्राफ, यू नो ऑलरेडी। किसका ग्राफ है ये? cos x का। तो cos 0 पे 1 है, तो 0 से 90 में cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन इंक्रीजिंग था, cos डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। यहाँ ये इंक्रीजिंग है, फिर ये डिक्रीजिंग है, सो ये भी डिक्रीजिंग है। सो ये जस्ट बता रहा हूँ, भी आगे देखना, इसको यूज करूंगा मैं अभी। तो ये तो cos का हो गया। tan x का, tan x का ग्राफ कैसा होता है? पाई छूट गया नहीं? ये आपके पास है। अब क्या होगा? सो tan 0 डिग्री 0, tan 90 कितना होता है? tan 90 डिग्री Not defined. प्लस इंफिनिटी। हाँ, नॉट डिफाइंड में दो केस हैं यहाँ पे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो tan 90 डिग्री प्लस इंफिनिटी, tan -90 डिग्री माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो tan 45 1 होता है, तो मान लो 1 अगर यहाँ है तो 45 पे 1 है। सो क्या होता है ग्राफ इसका? इस तरह से, इस तरह से एक्स क्यूब जैसा ग्राफ, मतलब उस तरह से दिख रहा होगा उस पैटर्न पे। नॉट एक्स क्यूब नहीं है, लेकिन उसके जैसा शेप तुम्हें दिख रहा होगा। तो 90 पे एक्चुअली क्या हुआ, ये इंफिनिटी पे चला गया ना। इस लाइन को हम एसिम्पटोट बोलते हैं। अगर उसके टर्म्स में देखोगे कि x की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन इंफिनिटी को अप्रोच कर लेता है, तो x बराबर a इज कॉल्ड एसिम्पटोट इन द कैलकुलस। सिमिलरली यहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, तो ये है फिर ऐसे ही tan पाई 0 होता है, तो ये फिर सेम ही रहेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से समझ आ रहा है पैटर्न क्या चल रहा है? इस तरह से चल रहा है। सो ये ग्राफ है। सो ये है tan x का ग्राफ। अब ध्यान से देखो, सो ये रफली मैंने बनाए हैं tan x का ग्राफ। किसी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कि कैसे पता चल रहा है, तो डिफरेंट एंगल रख के तुम देख सकते हो। ये सब 11 12 वाली चीजें ही हैं, तो रिवाइज करा रहा हूं। सो ये tan x का ग्राफ है एक्चुअली, है ना। सो tan 90 डिग्री का लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो प्लस इंफिनिटी आता है, 90 डिग्री का राइट हैंड लिमिट लोगे तो माइनस इंफिनिटी आता है, ठीक है ना। तो इसलिए tan थीटा की लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी tan थीटा जब थीटा टेंड्स टू π/2 डज नॉट एग्जिस्ट होगा, है ना, इस तरह से। ओके, तो ये तो tan का हो गया। कॉट में क्या होता है? तो जो कॉटेक्स है आपके पास, फिर से वही 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2 पाई। ठीक, चलिए, तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है जी? कॉट 0 इंफिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी। लेकिन अब 0 के राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? कॉट का डेरिवेटिव क्या है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ना। ओके, तो डिक्रीजिंग है ना ये। एक मिनट, तो हमें क्या करना है अब? कॉट 90 डिग्री साइन 91, तो कॉट 91 जीरो साइन 90 कितना?
ओ सॉरी कॉट साइन का टैन हाँ सर यू राइट, वो मैं गलती से मैं कोसेक सोच रहा था। हाँ तो कॉट है ना, नॉट कोसेक, तो टैन से रेसिप्रोकल है। तो टैन 90 आपका प्लस इन्फिनिटी है, मतलब 90 में, तो मैं लेफ्ट हैंड में ले रहा हूँ, तो उस केस में इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया। ओके तो यहाँ पे 90 पे 0 है और 0 पे प्लस इन्फिनिटी है। देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x पॉजिटिव है 0 से 90 में, दैट इज पॉजिटिव ही तो है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन था। कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x है जो कि नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, tan में क्या हुआ था, इंक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब x की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यू घटेगी और ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये 0, तो ये कॉट का ग्राफ है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, तो 90 डिग्री है तो tan 0 हो जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरह से रफली ग्राफ होगा। ओके सो यहाँ पे 90 0 ये ग्राफ होगा और 0 है तो डिक्रीजिंग है ना ये, तो यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स, देख लो। तो कॉर्टेक्स में डिक्रीजिंग फंक्शन है, tan इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एटलीस्ट 0 से पाई में, इस पार्ट में। अल्लाह ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है पूरे आर पे, है ना, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है क्योंकि डोमेन ही इसका पूरा आर नहीं है। ठीक है, तो आगे अगला आते हैं। सो नेक्स्ट इज सिकेंड एक्स, है ना, सिकेंड एक्स। तो ये था कॉर्टेक्स का ग्राफ, ये था tan x का ग्राफ, ये था cos x का ग्राफ और ये था sin x का ग्राफ। sin x, cos x, tan x, cot x। अब आते हैं सिकेंड x पे, है ना। वो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपके एग्जाम में वही काम आएगा जो आपके दिमाग में छपा हुआ है ना। किताब में तो सब है, यूट्यूब पे भी सब है, गूगल पे भी सब है, लेकिन एग्जाम में आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते अपने दिमाग के सिवा। तो आपको दिमाग में चीजों को फिट करना है और वही एग्जाम में जो आउटपुट देगा उसी पे आप कर पाओगे। घर पे तो ठीक है, गूगल कर लोगे, यूट्यूब देख लोगे, बुक देख लोगे, लेकिन दिमाग में जो चीजें हैं वही एग्जाम में आएंगी। सो ये आपको समझना, चीजों को दिमाग में फिट करना है। तो यहाँ पे है 0, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक, चलिए। सो आइए ट्राई करें, देखिए। तो हम अभी बात करें सेकेंड एक्स का, सेक एक्स का। तो cos 0 1, तो सेक 0 भी 1। ओके, तो 1 मान लो यहाँ पे है, n माइनस 1 यहाँ पे है। तो cos 0 1, सेकेंड 0 भी 1 एंड तो ये 0 पे तो 1 होगी वैल्यू। अब बताओ सेक एक्स का डेरिवेटिव sec x tan x। ओके, तो cos 90 0, तो sec 90 कितना, नॉट डिफाइंड। ओके, फिर ऐसे ही माइनस 90 0। हाँ, तो होगा क्या, क्वेश्चन ये है। तो ये फंक्शन एक्चुअली आपने देखा था -1 से 1 के बीच तो आएगा नहीं, तो ये ऐसा होगा, है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि cos 0 1 है, cos बीच का एंगल उठा लो, फॉर एग्जांपल पाई बाई 4। cos 0 1 था तो sec 0 भी 1 है। cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो secant पाई बाई 4 रूट 2, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर यहाँ माइनस पाई बाई 4 लोगे तो cos माइनस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, secant माइनस पाई बाई 4 प्लस रूट 2, तो ये प्लस रूट 2। तो ये ग्राफ है। तो ये यहाँ लगभग मैं अगर बनाऊं तो ये एसिम्पटोट है ऐसा, तो ये इधर जाएगा, इधर नहीं।
इस तरह से, ये इस तरह से है, ऐसा जा रहा है। ओके, अभी क्या होगा, अब आओ, ये राइट में है, पहले राइट में cos पाई -1, तो sec पाई भी -1, और फिर वैल्यू बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से नीचे जाती रहेगी। तो ये ग्राफ एक्चुअली, क्योंकि वैल्यू इसके बीच में आ नहीं सकती, ठीक है ना, -1 1 के बीच में ग्राफ आ नहीं सकती है, तो नीचे जाएगी। फिर इधर आओगे तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, cos, है ना, तो ऐसे ही होगा। समझ पा रहे हो तुम लोग क्या हो रहा है इसके साथ? तो ये पाई है तो cos पाई -1 माइनस पाई भी -1, सो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। और 2 पाई है तो यहाँ 1 इस तरीके से। सो ये ग्राफ हो गया सीकेंट एक्स का, देखो पार्ट पार्ट में है, इधर ये, फिर इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये, तो ये बीच में -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं है, ये जो इस बीच में कुछ नहीं है, जो भी है इसके ऊपर होगा, मतलब उसके ऊपर या इसके बीच में कुछ नहीं है ना, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, जो नीचे है इसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ fx बराबर सीकेंट x। अब आते हैं लास्ट वन, ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला। सो द नेक्स्ट वन इज, हाँ बताइए। जी जी, तो देखो मैं कैसे ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। जैसे हमने सोचा ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, तो मैंने सोचा कि cos 0 1 होता है तो सेकेंड 0 1 है, ये हुआ। फिर cos 45 1/√2, तो सेकेंड 45 √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 अप्रॉक्स, तो ये ऊपर जाएगी, तो वैल्यू ग्राफ ऊपर जा रही है। फिर जब मैं 90 तक जाऊंगा तो cos 90 0 है, तो सेकेंड 90 प्लस इंफिनिटी हो जाएगी। तो हमने देखा 0 √2 और इंफिनिटी, तो उसको हमने जोड़ दिया, और मुझे पता है कि इस इंटरवल में 0 से 90 में जो सेकेंड एक्स है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो मतलब कहीं ब्रेक नहीं किया मैंने, सीधा ये इंफिनिटी तक चला गया। फिर यही चीज इधर देखेंगे, अब ये -π/4 है, तो cos -π/4 1/√2, तो sec -π/4 √2, फिर से तो ये 1 था 0 पे, फिर से ऊपर गया, मतलब ये कहीं ना कहीं √2 ऊपर ही जा रहा है। फिर -π/2 पे जब आएंगे तो cos -θ cos θ ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, तो cos -90 की वैल्यू कितना, cos 90 0 -90 भी 0, तो sec -90 इंफिनिटी हो जाएगी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, तो ये भी इंफिनिटी को चलेगी, ज्वाइन कर दिया। सेम चीज है, अब मुझे बाकी के लिए पता है कि यही होना है, तो मैंने यहाँ देखा जैसे पाई था तो cos पाई -1, अच्छा चलिए इस बीच का कुछ एंगल ले लीजिए, तो ये 180 है, ये 270 है, तो 180 में 45 ऐड कर लो 225 डिग्री, जिसको मैं लिखूं पाई प्लस π/4, तो हो जाएगा 5π/4। तो अगर निकालेंगे cos में 5π/4 आप निकालेंगे तो -√2 आएगा, सॉरी -1/√2 आएगा, cos 5π/4 -1/√2, तो sec π/4 -√2, तो ये -1 है, -√2 कहीं ना कहीं इसके आगे नीचे जाएगी, क्योंकि ये 1 है, -√2 यहाँ आएगा, ये 1 था, ये √2 इधर आ रहा है, तो -√2 नीचे जाएगी, तो ये -√2 हुआ। फिर इधर आया, इसमें आप π/2 में π/4 ऐड कर लीजिए, या π/4 घटा दीजिए, ये 3π/4 है, तो अगर cos 3π/4 निकालेंगे तो ये भी -1/√2 आएगा, तो sec 3π/4 -√2 आएगा, तो ये आया। फिर यहाँ आएंगे इंफिनिटी आ जाएगी, π/2 पे इंफिनिटी आ जाएगी, तो मैं उस पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, मतलब हमने 3-4 एंगल लिए और हमने उसको देखा क्या हो रहा है, ज्वाइन कर दिया। और ऐसे शेप मुझे हालांकि पहले से ही पता है कि क्या इसका ग्राफ का शेप रहता है, तो बस एक उस तरह से हमने बना रहे हैं, तो इसका ग्राफ इस शेप में रहता है, जैसे tan cot का एक जैसा ग्राफ था, एक में tan वाले में इंक्रीजिंग जा रहा था, है ना। सो वैसे पॉइंट लेके आई, जैसे cos था तो मैं सोचा था ये डिक्रीजिंग एंगल, तो अब डिफरेंट एंगल लेके चेक कर सकते हो, 0 पे क्या है, π/4 पे क्या है, π/6 पे क्या है, π/2 पे क्या है, अगला क्या है पॉइंट, फिर उन डॉट्स को कनेक्ट कर दो तो आपको एक ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है।
सो रफली ये ड्रॉ करते हैं। तो वैसे करके डिफरेंट पॉइंट पे डॉट डॉट बना के फिर उसको कनेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड है बस एक वाला, बाकी तो समझ में आ रहा है। जी जी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही कोसेक का भी है। तो तो इसको याद कैसे रखें, मतलब समझ तो गए पर मेमोराइज कैसे करें? हाँ यस, तो इसमें क्या करेंगे देखिए, अभी आपको बस ये ध्यान रखना इसका शेप कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर जैसा है। इधर देखिए ये ग्राफ जो था ये माइनस एक्स क्यूब जैसा है, ये ग्राफ माइनस एक्स क्यूब जैसा है, ये ग्राफ एक्स क्यूब जैसा है। tan x में एक्स क्यूब जैसा शेप बनता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही होता है। किन पॉइंट्स पे होता है जहां पे जीरो हो रहा है, tan 0 0, tan pi 0, tan 2 pi 0, tan minus 2 pi 0, tan minus pi 0, जीरो पे तो एक्स क्यूब जैसा ग्राफ बन रहा है उस पॉइंट पे। ये उन्हीं पॉइंट पे माइनस एक्स क्यूब जैसा ग्राफ है, cot 90 0, cot minus 90 0, cot minus 270 0, इस तरह से। तो माइनस एक्स क्यूब है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है, नॉट जस्ट एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली जैसा है, उसके जैसा शेप है, एक्स स्क्वायर जैसा शेप है। किन एंगल्स पे, जहाँ पे वैल्यू 1 हो रही है या माइनस 1 हो रही है। तो ऊपर 1 हो रही है तो प्लस एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है, -1 जहाँ पे से cos पाई -1 है तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है। आप ये सोच सकते हैं कि ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ है। किस पॉइंट पे ये है, तो ऐसा समझ सकते हैं। ओके, अब लास्ट वन बचता है कोसेक एक्स। तो लास्ट वन इज कोसेक एक्स। सो इसमें सिंपली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, फिर से वही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इधर -90, -180, -270 एंड -360 ये हो गया। सो ठीक है यहाँ तक। एंड अब फिर से वही से सोचूंगा कि हमें पता है कि एक तो मुझे पता आइडिया है कि जो रेंज है कोसेक का वो -1 to 1 में नहीं आएगा, या तो 1 से ज्यादा होगी या -1 से कम होगी, उस बीच में नहीं आएगा ग्राफ। तो ये आप ऐसे हो सकते हैं कि ये जो अगर मैं इसको 1 बना दूं और यहाँ मान लो ये -1 है, लेट्स से दिस नंबर इज -1, तो ग्राफ इसके नीचे या इसके ऊपर नहीं आएगी, या तो इसके ऊपर जाएगी या इसके नीचे आएगी। ये है। अब कैसा होगा, तो अब हमें थोड़ा सा पॉइंट लेके देखना है। तो जैसे अब मैं कुछ पॉइंट एनालिसिस करूं कि चलो कोसेक 0 कितना होता है, तो साइन 0 0, कोसेक 0 प्लस इन्फिनिटी। ओके, मतलब राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, साइन 91 था तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 होगा। तो चलो यहाँ पे ये पॉइंट पे पास करेगी 1 पे। अब जब थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा पीछे आता हूँ, चलो π/4 पे। सो साइन π/4 1/√2, तो cos π/4 √2, तो इधर √2 है मान लो, तो ये √2 हुआ। cos 0 सॉरी साइन 0 0, तो कोसेक 0 प्लस इन्फिनिटी। तो मुझे ना ये डॉट को मैंने कनेक्ट कर दिया, यही चीज यहाँ आप देख सकते हो। सो π - π/4 3π/4। तो अगर आप साइन 3π/4 निकालोगे वो भी 1/√2 आएगी, साइन 3π/4, कोसेक 3π/4 √2 आ जाएगी, तो ये भी यहीं पे जाएगी। तो अगेन इसके डॉट को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ भी जो शेप है वो एक्स स्क्वायर जैसा ही है जैसे उसमें था, बट डिफरेंस था वहाँ 0 पे हो रहा था, अब यहाँ π/2 पे हो रहा है ना। पिछले वाले में क्या हो रहा था, ये 0 पे था, 0 डिग्री था ना यहाँ पे, तो 0 डिग्री पे ही बन रहा था। अब यही चीज यहाँ पे π/2 पे बन रहा है, सेम यहाँ भी होगा। π/2 पे देख लिया हमने, अब पाई पे देखूं मैं तो साइन π0, तो साइन π0, तो कोसेक पाई माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, जो भी पॉइंट है ना, वो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट का थोड़ा चक्कर है। तो अभी लिमिट भी हम पढ़ेंगे आगे, सिलेबस में भी है, तो लिमिट्स देखेंगे तब समझ आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं आपको कि अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है तो 1/x कहाँ टेंड करेगी, और x टेंड्स टू 0 माइनस है तो 1/x कहाँ टेंड करेगी, बताओ भाई। x 0 के राइट हैंड लिमिट में है तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यही वाला चक्कर यहाँ भी है, अगर x 0 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से, मतलब यहाँ x पॉजिटिव है, तो 1/x प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी।
यहाँ x अप्रोच करिए 0 को लेफ्ट साइड से, मतलब x नेगेटिव है तो 1/x माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। सो यही वाला चक्कर यहाँ भी चल रहा है, यही चक्कर यहाँ भी है कि राइट जहाँ पॉजिटिव है वहाँ प्लस इन्फिनिटी चली, प्लस 0 आ रहा है तो, जहाँ 0 माइनस आ रहा है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, तो समझो फिर से। अब मैं आता हूँ 3/2 साइन 3/2 माइनस 1 तो कोसेक माइनस 1 ये हो गया। फिर बीच के एंगल पे निकालो तो यहाँ मिलेगा -√2 माइनस √2, तो ये x² जैसा ग्राफ यहाँ भी हो जाएगा। मतलब जैसे कोसेक बना वैसे ही सेक, जैसे सेक बना वैसे ही कोसेक बन रहा है, बट वो सेंटर इसका अलग है, यहाँ π/2 पे है, यहाँ 3/2, ये वैल्यू 1 कहाँ पे हो रही है उसके हिसाब से 1 - 1। अब यहाँ पे आओ तो ये तो -90 -1 कोसेक -1 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर से यहाँ ऐसा बनेगा, मुझे आइडिया मिल गया ना एक्चुअली, तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, ये चीज़ है। और 2π पे आ जाओ, 2π पे तो हमारा ये होगा क्योंकि 2π पे sin 2π 0 तो कोसेक 2π प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगी, तो 3π/2 पे -3π/2 पे +1 आएगी, चेक करो, हाँ +1 आएगी तो ऐसा बनेगा। This is graph of cosec x. So like sec it is cosec is similar, बस आपको देखना 1 - 1 कहाँ हो रहा है उसके हिसाब से, जहाँ पे 1 किस एंगल पे देगा -1 किस एंगल पे देगा, उस पे x², उधर x² है इधर -x² का ग्राफ जैसा है। सो ये ग्राफ है fx = cosec x का, ठीक है जी। तो ये मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, मतलब डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कोडोमेन इज नॉट इंपोर्टेंट टू अस, कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगा तभी उसका कोई इंपोर्टेंस है, वरना कोडोमेन गिवन नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं, ये है। हमें नहीं दिया है तो रेंज चाहिए, एक्चुअली रेंज इज इंपॉर्टेंट, तो डोमेन एंड रेंज आपको इंपॉर्टेंट थी। तो चलो, तो अभी के लिए मैं क्लास खत्म करूंगा आज, ये क्वेश्चन के बाद फटाफट इसका आंसर बताओ जरा, तुम लोगों को समझ आ रहा है तो। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, वैसे ही मैक्स, मीन, ये सब एक ऑपरेशन है मैथमेटिकली, तो कर पाओगे? अच्छा मुझे ये बताओ तुम लोग, मैक्सिमम ऑफ 1, 2 एंड मिनिमम ऑफ 1, 2। का आंसर होगा -1 और क्वेश्चन 2 का आंसर 1 होगा। इसका -1, इसका 1। अच्छा चेक करते हैं। ये बताओ जी, मैक्सिमम ऑफ 1, 2 किसके इक्वल? 2। समझ आ रहा है? मीन ऑफ 1, 2 किसके इक्वल? 1। यही चीज यहाँ भी करना है, तो हमें पहचानना है कि किसकी वैल्यू कब ज्यादा है, उसके हिसाब से लिमिट ब्रेक हो जाएगा। अभी 0 से 90 में है ना यहाँ भी, तो मुझे बस ये पहचानना है कि साइन की वैल्यू कॉस से कब ज्यादा होती है और कॉस की वैल्यू साइन से कब ज्यादा होती है। जैसे अभी आप मॉड में करते हैं ना कि पॉजिटिव है तो -x, सॉरी नेगेटिव है तो -x, पॉजिटिव है तो +x, यहाँ ऐसे ही है। तो sin x जब cos से ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू sin आ जाएगी, अगर मैक्स है तो। अगर cos जब sin से ज्यादा हो जाएगा तो cos आ जाएगा। तो बस यही पहचानना है आपको कि x की किस इंटरवल में cos ज्यादा होता है sin से, किस इंटरवल में sin ज्यादा होता है cos से, इतना ही करना है। लाइक यहाँ तो चलो ये तो नॉर्मल समझाने के लिए बता रहा था मैं, तो ये चीज है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको ग्राफ बना लेना है साइन कॉस का, एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दो। यहाँ जैसे है तो x और x² को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दो, पहचानो कौन कब ज्यादा है कौन कब छोटा है। देखो मैं बता देता हूँ आइडिया। तो जैसे एक ही ग्राफ पे साइन कॉस दोनों बना लो, तो मैं पहले साइन बना देता हूँ रफली, ठीक है, जो भी है, चलो जस्ट समझाने के लिए। तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ठीक। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 1। अब जब कॉस बनाते हैं आप तो क्या होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जहां साइन कॉस इक्वल हो जाते हैं? ठीक है, तो π/4 पे ये ग्राफ मिलेंगे एक दूसरे से। सॉरी, एक तो ना मुझे पहले नंबर नहीं डालना चाहिए, मैं बाद में नंबर डालूंगा, ठीक है। देखो तो cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करेगा। अब जहाँ पे मिल रहा है वो एंगल π/4 है, तो ये एंगल π/4 है, ठीक। अब देखो, अब समझो, हमारा तो क्वेश्चन में इंटरवल 0 से π/2 ही था ना, तो अब पहचानो
ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? कॉस का। और ये ग्राफ किसका है? साइन का। तो 0 से π/4 में कौन सा ग्राफ ऊपर है? कॉस। तो कौन सी फंक्शन मैक्सिमम हुई? कॉस। ठीक। तो 0 से π/4 में कॉस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी साइन से, तो मैक्सिमम कॉस रहेगा, मिनिमम साइन रहेगा। अब आ जाओ π/4 से π/2 में, तो ये तुम्हारा कॉस ही है और ये तुम्हारा साइन है। अब देखो जब एंगल π/4 से π/2 है तो कौन सी फंक्शन ऊपर है? साइन। तो sin 1 इज द मैक्सिमम एंड cos इज द मिनिमम। तो समझ आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैक्स ऑफ sin x cos x, तो ये मैक्स ऑफ sin x cos x, sin x हो जाएगा, चलो पहले cos x लिख देता हूं, तो ये cos x रहेगा मैक्सिमम। cos x ऊपर कब है? जब x की वैल्यू 0 से π/4 में है। और मैक्सिमम sin x cos x का sin x बन जाएगा अगर x की वैल्यू π/4 से π/2 में है। समझ आया? सेम मिनिमम के लिए कर सकते हो, इसी को ठीक से लिख दोगे तो मिनिमम का हो जाएगा। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ तो यहीं तक इंपॉर्टेंट था, है ना? हमें तो 0 से 90 में इंपॉर्टेंट था ना। तो मीन ऑफ sin x cos x, ठीक। सो यहां से क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा मीन में साइन हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 से π/4 है। और यही मीन ऑफ sin x cos x हो जाएगा जब x की वैल्यू π/4 से π/2 है। तो ये मैंने तुम्हें हिंट दिया है, अब इसी हिंट से चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ मुझे आंसर जिनको समझ आया। तो ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, और कहाँ गए? पिछले पेज पे था। तो ये समझ आया ना? तुम जाओ लिख सकते हो। बताओ जल्दी इन चारों क्वेश्चन का आंसर बताओ। यही सो तुम x और x² के साथ करना है, सेम चीज। तुम ग्राफ बनाओ x² का एक साथ, फिर देखो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। थर्ड का आंसर होगा e² - 1, ओके। और फोर्थ का 1 - e⁻√2/2। ठीक है, नहीं सर, उस पे नहीं सर, टोटल पे √2/2। टोटल से 1 माइनस। बाकी लोग चेक कीजिए क्या ये सही कह रही है। तो अब यहीं खत्म करेंगे क्लास। सर फर्स्ट का 2 - √2 आ रहा है। चलो हम अलग अलग ऑप्शन बनाते हैं अब। तो एक 2 - √2 आ रहा है, ओके। तो इन सब क्वेश्चन, ये सब एग्जाम का आए हुए क्वेश्चन है, ये सब आपको जैम गेट के पीवाईक्यू में मिलेगा। तो हम जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम ग्राफ बना के करेंगे, तब भी मैं बाद में भी करूंगा, तब भी ग्राफ बना के करूंगा, क्योंकि भी ग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसका बता देता हूँ। कितना आ रहा है? -1 किसका? फर्स्ट। अच्छा -1। तो एक का -1, एक का 2 - √2। चेक करो भाई जिसका सही है। थर्ड क्वेश्चन में x² का ग्राफ तो बना लेंगे, फिर x का ग्राफ क्या करें? y बराबर x, y बराबर x और y बराबर x², मतलब ये दो ग्राफ बनाने हैं आपको। सर 1 का 1 होगा। 1 का 1 होगा। अरे 1 भी आ गया, चलो तीसरा ऑप्शन 1 भी आ गया। 1 - 1 2 - √2। अब तुम एग्जाम में जाओगे ना, सब ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, वहां 1 भी रहेगा ऑप्शन, -1 भी रहेगा, 2 - √2 भी रहेगा। ये है। सेकंड का 2 आ रहा है। सेकंड का 2 आ रहा है, ओके। तो 1 हुआ, 2 हुआ, देखते हैं और क्या आता है। फर्स्ट का √2, चलो चौथा ऑप्शन √2। ये सर √2 आ रहा। ओके ठीक है। आंसर मुझे नहीं पता, मतलब ठीक है लिख देता हूँ। हाँ
सेकंड का सर रूट 2 आ रहा है। सेकंड का रूट 2 आ रहा है, ओके। और पहला वाला का माइनस रूट 2 आ रहा है। माइनस रूट 2, चलो एक नया ऑप्शन भी आया, माइनस रूट 2। ठीक है, माइनस रूट 2। चालू हो गया सबका, ऑल 4? चालू को बताओ। e minus e to the power 4 आ रहा है। हाफ, थर्ड का हाफ ऑफ e minus e to the power 2 ई स्क्वायर, ई माइनस ई स्क्वायर, ओके लेट्स सी। e to the power 4 4, अच्छा ई की पावर, ई माइनस ई की पावर 4। चलो चलो सॉल्व करो क्विकली।
अरे तुम लोग चुप ही हो गए। फोर्थ का है कि नहीं आंसर? नहीं हो रहा है? मैं ग्राफ बना दूं। y बराबर x का ग्राफ ये है और y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ ये है। सो ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 2 है मान लो। कैसे बनाऊं? तो यहाँ थोड़ा ग्राफ ठीक नहीं बन रहा ना, तो ऐसे ही तो करना है, जरा मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं साइन कॉस का बताया हूँ वैसे ही चलो मैं इधर बना देता हूँ। देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है। अभी जरा समझो, थोड़ा दिक्कत ये होता है ना इसमें, एक्स स्क्वायर जैसे बहुत ऊपर चला जाता है तो ये थोड़ा दिक्कत है। हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं ना, कोशिश करता हूँ मैं, देखो 1 2 0 रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये y बराबर x है और ये y बराबर x स्क्वायर है, ये y बराबर x है, इधर y बराबर x स्क्वायर। अब तुमको ध्यान से देखो, 0 से 1 में किसका ग्राफ ऊपर है? x का, x स्क्वायर का नीचे है, तो मैक्सिमम x हो जाएगा, x स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा 0 से 1 इंटरवल में। 1 से 2 इंटरवल में x स्क्वायर का ग्राफ ऊपर चला गया और x का ग्राफ नीचे है, तो इसका मतलब है कि 1 से 2 में मैक्सिमम x स्क्वायर है और मिनिमम x है, जैसे ये लिखा वैसे ही। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से। सो ये मैं कलर चेंज कर दूं, ये x का ग्राफ है, रफली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये x है, x और ब्लैक वाला x स्क्वायर है। तो कंपेयर करो, तुम्हें 0 से 2 में देखना है, ठीक? तो मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि मैक्स ऑफ x और x स्क्वायर x होगा अगर x तुम्हारा 0 से 1 में है, ठीक? और मैक्स ऑफ x और x स्क्वायर हो जाएगा अगर x 1 से 2 में है। ऐसे मिनिमम लिख लो, कर दोगे? बताओ। फोर्थ e minus 1 अच्छा प्लस ई स्क्वायर। ओ हाफ क्या है? सिर्फ इसका हाफ है। ओके ओके ठीक है, हाँ प्लस ई स्क्वायर, फाइन। मैं सॉल्व कर देता हूँ, आसान है। देखो तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो, ऐसे कर दिया होगा तुम लोगों ने शायद, इसीलिए। देखो तो वेरी इजी क्वेश्चन, कम। तो मैं एक पहले सॉल्व कर देता हूँ 0 से बाई। बताओ कौन सा वाला सॉल्व करूं, मैक्स वाला कि मिन वाला, साइन कॉस में? कोई बताओ, कोई भी कर लो, बात तो बराबर ही है। सो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसे मैंने कहा इसको लिखो 0 से पाई बाई 4, फिर लिखो पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि a से c है तो तुम a से b प्लस b से c लिख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 45 डिग्री में मिनिमम, इन दोनों में मिनिमम कौन रहता है 0 से 45 डिग्री के एंगल पे? साइन एक्स। साइन ना, कोई एंगल ले लो, जब तुम्हें दिक्कत हो कोई एंगल लेना। तो साइन एक्स छोटा है और पाई बाई 4 से पाई बाई 2, 45 से 90 डिग्री में, इन दोनों में मिनिमम कौन? cos x। अब तो ये आसान क्वेश्चन ही बन गया, ये तो अब बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बस यही तो करना था। तो ये चीज इसके इक्वल है। अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है ना, 0 से पाई बाई 4, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट तो माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, यहां से साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, ठीक है? तो पुट कर लेते हैं। ओह सॉरी, एक तो मैं थोड़ा यहाँ गलती किया हूँ लिखने में, ये प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा। तो पाई बाई 2 है ना, तो साइन पाई बाई 2 1, कितना हो गया? सो 2 माइनस रूट 2 है ना,
सो 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2, सो 2 माइनस रूट 2। अब चेक करो जो लोग गलती कर रहे हैं, अब आप सीखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उस चीज से सीखना है आपको। सो ये क्या था, ये मीन वाला था। इसी में जब मैक्स वाला होगा तो क्या ही डिफरेंस आएगा, जैसे मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 0 से 90, फिर से वही, तो 0 से 45 और 45 से 90। 0 से 45 में साइन छोटा होता है, ग्राफ देख के देख लो, ग्राफ में दिख जाता है। तो साइन छोटा है तो मुझे यहाँ मैक्सिमम चूज करना है, तो इन दोनों में मैक्सिमम वाला जो फंक्शन होता है वो कॉस रहता है और यहाँ साइन रहता है। अब कर लो इंटीग्रेशन इसका, कॉस का इंटीग्रेशन, -1 ओके कितना आया, √2 - 1। √2 -1। बाकी लोग कन्विंस्ड हैं या मैं सॉल्व करूं, देख लो, मैच कर लो एक बारी। अगले पे आओ, जब तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा है 0 से 2 x e की पावर, मान लो मैक्स ऑफ x, x² dx, तो देखो जब भी मॉड रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रहे, मैक्स रहे, मीन रहे, ये सब रहेगा तो पहले इसको हटाना पड़ता है इंटीग्रेशन करने से पहले ही, तो पहले हटाना पड़ेगा तुम्हें। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1, 1 to 2, ठीक, तो 0 से 1, 1 से 2। अब जब 0 से 1, तो ग्राफ अभी बताया मैंने कि जब बनाओगे तो ये है 1, ये ऊपर जा रहा है, चलो ये है 2, तो ये है x², तो ये तो ऊपर चला गया x², ये है x, ये है x। तो तुम्हें बस यही पहचानना है, 0 से 1 में ऊपर जो है वो मैक्सिमम है, जो नीचे है वो मिनिमम है। 1 से 2 में जो ऊपर मैक्सिमम, नीचे मिनिमम। तो जब मैं 0 से 1 में देख रहा हूं तो ये xe, अब मुझे मैक्सिमम चुनना है, x और x² में से एक चुनना है मुझे कोई, तो मुझे ना मैक्सिमम कौन सा है, तो मैंने 0 से 1 लिया है, तो जब 0 से 1 इंटरवल हो तो मैक्सिमम x है, तो e की पावर x dx। अब xe, अब फिर से मुझे अब x 1 से 2 है, तो 1 से 2 में अब मुझे मैक्सिमम चुनना है, x और x² में 1 से 2 में, तो जो ऊपर होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा, जो नीचे होगा वो मिनिमम होगा। कंपेयर कर रहे हैं फंक्शन को हम, तो x² ऊपर है तो वो मैक्सिमम है, ये हो गया। अब यहाँ बाई पार्ट लगा लेना है और यहाँ पे x² को t ले लो, सो हो जाएगा। देखो बताओ भाई जिन लोगों ने किया, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, आई थिंक x - 1 e की पावर x आता है बाई पार्ट से, हाँ ये आएगा, चेक कर लो। तो और इसका कर लो t, रख लो इसको t, तो 2t d2/2 कर दो, तो 2x dx dt बन जाएगा, तो 1/2 बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, सो 1 से 2। तुम अपने तरीके से करो कैलकुलेशन, जरूरी है मेरे तरीका कॉपी करो, तुम अपने तरीके से करो। सो यहाँ से आ जाएगा 1 रखेंगे 0, -0 रखेंगे तो प्लस 1 ही आ जाएगा ना, 1 रखने में 0, 0 रखने में -1, माइनस भी है, इक्वल 0 1, ये आ जाएगा 0 + 1 प्लस हाफ e² माइनस e की पावर 1। चेक करो, सॉरी e की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, e की पावर 4 माइनस e की पावर 1, तो 1 प्लस हाफ, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, सो हाफ एलसीएम ले लो तो 2 हो जाएगा, प्लस e की पावर 4 माइनस e। चेक करो भाई क्या आप लोगों का भी ऐसे कुछ आ रहा है, चेक करो। गलतियां मैं हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाती है, तो बता देना गलती करूं तो, चेक करो। सर जी सर ये x और x² का ग्राफ हमेशा 1 पे कट करता है, फिर हम लोगों ने लेट किया इसमें? नहीं, हमें देखो जब आपको कंफ्यूजन हो ग्राफिकली तो मैथमेटिकली चले जाओ, तो हमें देखना था y = x को, हमें देखना था y = x² को, तो x = x², तो x² - x = 0। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ऐसे, इससे बहुत सारे, तो इसका मतलब है x और x² 2 बार कट करता है, एक बार 0 पे और एक बार 1 पे, तो x और x² 2 बार कट करता है। पूरा बनाता तो ये x² था और ये x था, अगर पूरा बनाता तो एक 0 पे मिलते हैं और एक 1 पे मिलते हैं। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि कोई दो फंक्शन कहाँ मिलते हैं, कल भी जो डाउट क्लास हुआ था आपको याद होगा 3 लाइन था, तो पहले मैं ऐसे ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था, यही देखने के लिए कि ग्राफ में वो दोनों फंक्शन किस पॉइंट पे कट रहे हैं।
तो जैसे मुझे पहले से पता था 1 पे कट रहा है, इसलिए मैंने ये नहीं किया। अगर नहीं पता होता मुझे तो पहले मैं ये करता, फिर मुझे दिखता ओके 0 पे कट रहा है और 1 पे कट रहा है। चूंकि ये इजी फंक्शन था इसलिए मैंने ये नहीं किया। लेकिन आपके मन में अगर क्वेश्चन है कि कैसे पता चला 1 पे कटेगा, तो ये इसका रीजन है। ये मैथमेटिकली एग्जैक्ट आंसर आता है। ग्राफ में कई बार हम रफली बनाते हैं तो पॉइंट इधर उधर हो जाता है देखने में ग्राफ पे। तो आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप चेक कर लो। तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया ना, तो कैसे पता चला कहाँ कट रहा है? 0 पे कट रहा है और 1 पे कट रहा है। 0 पे और 1 पे 2 बार ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। ये चीज है। Yes, sir. यस, तो बाकी हो जाएगा, अगले वाला भी हो जाएगा ऐसे ही जो मीन वाला था। अगर मैं मीन वाला इसी में सॉल्व करूं तो ये आसान है कि जैसे था 0 से 2 x e की पावर मीन x x स्क्वायर dx, तो फिर से वही 0 से 1 और 1 से 2, तो x e की पावर 0 से 1 में मिनिमम कौन सा है? x स्क्वायर, और यहाँ dx हो जाएगा x e की पावर। इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 1 से 2 में x। तो अब यहाँ बाई पार्ट लगेगा, यहाँ सिंप्लीफिकेशन। तो इसको करेंगे तो क्या किया था मैंने अभी 1/2 2x dx, तो वो हो गया dt e की पावर t, तो e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा 0 से 1। तो अपने तरीके से इंटीग्रेशन करो जैसे भी आता है, और x माइनस 1 e की पावर x, इसका आ जाएगा 1 से 2, सिंप्लीफाई कर लो। सो 1/2 e माइनस e की पावर 0 1 प्लस 2 रखोगे 2 माइनस 1 1, तो 1 e की पावर 2, 1 रखोगे 0 हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा है जो बता रहे थे, ठीक है। सो हाफ ऑफ e की माइनस 1 प्लस e स्क्वायर है ना, इसका हटा दो, इंपॉर्टेंस नहीं। दिस इज आंसर। डन ना? तो इस तरह क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। चलिए तो अभी आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो मतलब ये क्लास लेक्चर जो है, किसी को डाउट और अपना डाउट आपको डिस्कस करना हो तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी क्लास यहीं खत्म हो गई, आप जा सकते हो। थैंक यू एंड गुड नाइट। जिनको डाउट है वो पूछ सकते हैं।